नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या क्या उसके कौन से ऐसे फीचर हैं जो भारत के संविधान को दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों पहले फीचर के बारे में, तो भारत का जो संविधान है वो लिखित और विस्तृत संविधान है। यानी जो है भारत का संविधान लिखित है एक बुकलेट के अंदर में कि भारत के संविधान के अंदर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है वो सारी लिखी हुई हैं और उन्हीं को जो है कोई भी कानून बनाते समय उन्हीं को रेफर किया जाता है। और ये संविधान काफ़ी विस्तृत संविधान है, काफ़ी इलेबोरेटेड संविधान है, काफ़ी बड़ा संविधान है। अगर हम इसके विस्तृत होने की बात करें दोस्तों, तो शुरुआत में 1949 में जब ये संविधान बनाया गया था तो भारत के संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे जो कि 22 भागों में थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी और एक प्रस्तावना थी, प्रेम्बल जिसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशन की। और वर्तमान में अगर हम इसके विस्तारित रूप को देखें तो 395 अनुच्छेद से लेकर अभी वर्तमान में इसके 450 अनुच्छेद हो चुके हैं जो कि 24 भागों में विस्तृत है और 12 अनुसूचियां इसमें शामिल और एक प्रस्तावना है। और इसकी प्रकार दोस्तों अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें तो अमेरिका का संविधान जो कि भारत की तरह ही लिखित संविधान है, हालांकि भारत का संविधान उससे विस्तृत है। और इसका दूसरा रूप जो होता है दोस्तों, एक होता है अलिखित संविधान, जो अनरिटन संविधान होता है, जो कि सिचुएशंस को देख के जो है रूल बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो पास की जाते हैं, जिसमें लिखित संविधान नहीं रहता, जिस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान है उसका उदाहरण एक हम ले सकते हैं। और इसके विस्तृत होने के, संविधान का विस्तृत क्यों हुआ, इसके विस्तृत होने के दोस्तों कई इसके फैक्टर होते हैं। जिस प्रकार से अगर भारत के अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है दोस्तों भारत का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि भारत जो है एक काफ़ी बड़ा देश है और एक विविधता वाला देश है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी प्रकार के, काफ़ी धर्मों के लोग रहते हैं, काफ़ी रीति रिवाज जो का प्रचलन है। भारत के जो अंदर जो है दोस्तों काफ़ी जनजातियाँ हैं, काफ़ी जातियाँ हैं। जिस प्रकार से जो है भारत के अंदर क्या है, विविधता है। एक ही रूल रेगुलेशन से जो है दोस्तों हम सभी को नहीं तोल माप सकते। इस प्रकार से उसके अंदर जो है सभी के लिए अलग अलग नियम कानून कई बार बनाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार इसके विस्तृत होने का एक ये भी उद्देश्य हो सकता है कि इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट होते हैं लोगों की मजबूरियों को देखते हुए, लोगों की सिचुएशंस को देखते हुए। और दूसरा अगर इसका हम कारण देखें दोस्तों तो हिस्टोरिकल फैक्टर है कि ऐतिहासिक कारण इसका क्या है कि भारत का जो संविधान है वो 70% है किसका, जो 1935 का जो अंग्रेजों के समय का जो भारत सरकार अधिनियम था उसी का 70% जो है भारत का संविधान है। और उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आए हैं जो भारत की गवर्नमेंट ने भारत की वर्तमान स्थितियों को देख करके किए हैं। इस प्रकार भारत का संविधान जो है बढ़ते बढ़ते अमेंडमेंट होते होते जो है काफ़ी विस्तृत हो गया है। दूसरा अगर हम इसका एक फीचर देखें दोस्तों कि ये काफ़ी बड़ा संविधान क्यों है, तो ये है दोस्तों केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। जिस प्रकार से अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें, जिस प्रकार अमेरिका का अगर हम देखें तुलना करके कि अमेरिका के अंदर में क्या है कि केंद्र का अपना अलग संविधान है और उसके अलावा जो राज्य हैं उनका अलग संविधान है। लेकिन भारत जो है दोस्तों एक राज्यों का संघ है और इसके अंदर क्या है कि केंद्र का जो संविधान है वही संविधान सभी राज्यों के ऊपर भी लागू होता है। तो राज्यों का संविधान और केंद्र का संविधान जोड़ के जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा संविधान बन जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों काफ़ी विस्तृत है। अगर हम दोस्तों अगले फीचर की बात करें तो ये कठोर और लचीला संविधान है, यानी रिजिड और फ्लेक्सिबल है। रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी इसके अंदर में अगर हम चाहें दोस्तों तो अमेंडमेंट कर भी सकते हैं, ये इतना लचीला भी है। लेकिन कुछ इसके अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही होते हैं, यानी उसके अंदर अमेंडमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसको कठोर संविधान भी कहा जाता है। ये इस प्रकार दोस्तों ये कठोर और लचीले का मिश्रण है भारत का संविधान जो है, क्योंकि इसके कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको संसद के बहुमत के द्वारा जो है दोस्तों संशोधित किया जा सकता है। तथा इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके कुछ अन्य संशोधन ऐसे भी हैं जिसके अंदर कम से कम आधे राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक है। जिस प्रकार से अगर हम वर्तमान में बात करें तो जैसे जीएसटी आया था दोस्तों, हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था उसके अंदर में क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार ने आधे से अधिक राज्यों के अंदर जो है दोस्तों उनका फेवर मांगा था। तो इस प्रकार के जो अमेंडमेंट होते हैं उसके अंदर जो है दोस्तों काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती हैं, कई राज्य अपनी जो है सहमति नहीं देते हैं किसी अमेंडमेंट के प्रति। तो इस प्रकार से दोस्तों एक जो है कठोर संविधान भी है और एक लचीला संविधान भी है। लचीला संविधान इसलिए इसके कुछ कानून जो है दोस्तों संसद की जो राज्यसभा और जो लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर ही दोस्तों बना देते हैं। इसके अगले फीचर की अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो संघीय संविधान है, यानी इसके अंदर क्या है कि फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी वॉइस।
इसका मतलब क्या है दोस्तों कि फेडरल सिस्टम कैसे दोस्तों कि इसके अंदर जो है दोस्तों केंद्र और राज्य दो स्तरों के ऊपर सरकारें हैं, दोनों स्तरों के ऊपर जो है शक्तियों का वितरण है। केंद्र सरकार अपने जो है एरिया में कानून बना सकती हैं, राज्य सरकार उनके अंडर में जो एरिया है उनके अंडर में जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उनके ऊपर जो कानून बना सकती हैं। उसके अलावा जो है संविधान की जो है एक सर्वोच्चता है अपनी। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन यूनाइटेड कैसे है दोस्तों, ये तो हो गया फेडरल, यानी ये बटा हुआ है। ये क्या है कि एक संघीय संविधान है कि राज्यों को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं और न्यायपालिका को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं और इस प्रकार से संविधान को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन यूनाइटेड ये कैसे है दोस्तों, क्योंकि केंद्र सरकार का जो है दोस्तों इसके अंदर प्रभुत्व है, केंद्र सरकार इसके अंदर मजबूत स्थिति में है। राज्यों की जो सरकारें हैं उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी केंद्र की सरकार की है। दूसरा उसके अंदर क्या है, भारत के संविधान के अंदर एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है। और भारत का संविधान जो है दोस्तों इसका लचीलापन है, क्योंकि इसके अंदर जो है केंद्र सरकार अपनी मर्जी से जो है दोस्तों जो छोटे मोटे कानून है वो अपनी मर्जी से इसके अंदर बना सकती है। जुडिशरी जो है दोस्तों इंटीग्रेटेड है, क्योंकि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है और हाई कोर्ट क्या है दोस्तों उसको ओवरटेक नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, राज्यों की जो गवर्नर है वो केंद्र के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्र का इसके अंदर प्रभुत्व है। तो केंद्र का प्रभुत्व का मतलब क्या है कि यूनाइटेड है। राज्य जो है दोस्तों कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनको केंद्र की सहमति कहीं ना कहीं इनको लेनी पड़ती है। इस प्रकार से जो भारत का संविधान है वो फेडरल सिस्टम तो है बट वो क्या है कि यूनाइटेड है। इसके अगली बात अगर हम बात करें दोस्तों, इसका अगला जो फीचर है दोस्तों वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत के संविधान के अंदर क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट जो होती है दोस्तों वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म का, ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम करता है। जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके ऊपर में दोस्तों ये काम करता है। जिस प्रकार से भारत की जो संसद है जिसके अंदर लोकसभा होती है वो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, और जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अगर हम बात करें दोस्तों जिस प्रकार हमारी राज्यसभा हुई वो होगी। तो ये दोनों मिलकर के जो दोस्तों अपना एक कानून बनाती हैं और उस कानून को बनाने के बाद में जो है उसके ऊपर जो सहमति ली जाती है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर एक ये भी होता है दोस्तों कि जिस प्रकार जिस दल का जो है दोस्तों बहुमत होता है वोटों के अंदर, उसी को दोस्तों उसी का नेता को जो है लीडर चुना जाता है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। इस प्रकार दोस्तों भारत का जो संविधान है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम इसके अगले फीचर की बात करें दोस्तों तो भारत के संविधान के अंदर में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। कुछ ऐसी न्यायपालिका को अधिकार दिए गए हैं जिस प्रकार जो संसद जो हमारी कानून बनाती है, अगर न्यायपालिका को ये लगता है कि ये कानून जो है दोस्तों लोगों के पक्ष में नहीं है या इन कानूनों से लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है या किसी के जो ह्यूमन बेसिक राइट है दोस्तों वो वायलेट हो रहे हैं, तो न्यायपालिका उस कानून को जो है दोस्तों दोबारा रिव्यू के लिए जो है पार्लियामेंट के अंदर में उसको भेज सकती है। इस प्रकार से और राज्यों की जो हाई कोर्ट है दोस्तों उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है। राज्यों की हाई कोर्ट, राज्य अगर मान ले कोई कानून ऐसा बनाते हैं और राज्य की जो हाई कोर्ट है वो मान ले उस कानून को जो है वोलेशन नहीं मानती, तो लोग उसके खिलाफ में जो है दोस्तों हाई कोर्ट को ओवरटेक करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के जो है उस कानून को रद्द करवा सकते हैं, उस कानून के ऊपर रिव्यू ले सकते हैं। इससे अगले अगर हम फीचर की बात करें दोस्तों तो भारत के संविधान के अंदर में मूलभूत अधिकारों को जो है दोस्तों काफ़ी महत्व दिया गया है। और मूलभूत अधिकारों की अगर संरक्षण की बात करें तो मूलभूत अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेवारी जो भारत की जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है उसकी जिम्मेवारी है। यानी किसी भी आदमी की अगर अधिकारों का हनन हो रहा है, मूलभूत अधिकारों का जो हनन हो रहा है, इनको इसके बारे में जो कंप्लीट वीडियो मूलभूत अधिकारों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो हमारे बेसिक राइट हैं, जो शुरुआत में जो है दोस्तों 7 बेसिक राइट दिए गए थे, जो ह्यूमन राइट्स दिए गए थे, लेकिन बाद में 1978 में जो है यो राइट टू प्रॉपर्टी हटा के जो हमारे 6 ह्यूमन राइट है जिसके अंदर समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इस प्रकार के जो अधिकार हैं उनके ऊपर अगर किसी को ये लग रहा है कि उनका जो है वोलेशन हो रहा है तो वो आदमी जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए अपील कर सकता है। लेकिन एक इसकी कंडीशन दोस्तों ये है कि आपातकाल के समय में ये अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। जिस प्रकार मान लो नेशनल इमरजेंसी होगी तो उस टाइम पे दोस्तों जो है दोस्तों उस टाइम पे इन अधिकारों को लिमिटेड किया जा सकता है, कुछ अधिकारों को उस समय हटाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उन अधिकारों को पुनः लागू किया जाएगा।
इससे आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत के संविधान के अंदर में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसी नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं कि अगर राज्य उनको अगर फॉलो करे, कि अगर राज्य जो है दोस्तों उन नीतियों को, उन कानूनों को अगर फॉलो करेंगे तो लोगों का काफ़ी उससे वेलफेयर होगा, स्टेट का काफ़ी उससे वेलफेयर होगा, लोगों के अंदर जो है दोस्तों इंटीग्रिटी भी बढ़ेगी और इंटीग्रेटेड यूनाइटेड रहेगा सब। लेकिन इसके ये दोस्तों ये जो है मैंडेटरी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों मैंडेटरी नहीं है। कोई कोर्ट जो है, कोई भी हाई कोर्ट किसी स्टेट की या सुप्रीम कोर्ट है, उसको जबरदस्ती राज्य को ये नहीं थोप सकती कि उसको जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो मानने आवश्यक है। लेकिन ये दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों ये एडवाइजरी है कि अगर उनको फॉलो करता है तो वो जो है राज्य के लिए वेलफेयर के लिए अच्छे होंगे। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि जिस प्रकार से मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंदर में, उसकी विशेषता एक ये है कि मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें दोस्तों, ये संविधान के अंतर्गत जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1946 में, 1975-76 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी दोस्तों, उस समय ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कि लोगों के अधिकारों के अलावा कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं जिनका लोगों को पालन करना चाहिए। हालांकि मौलिक कर्तव्य जो संविधान शुरुआत में बना था उस टाइम ये मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे, लेकिन बाद में ये इमरजेंसी के टाइम पे 1976-75 में जो इमरजेंसी हुई थी उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य कौन से मौलिक कर्तव्य होते हैं दोस्तों, जैसे भारत की सोवर्जिनिटी या संप्रभुता की रक्षा करना, ये सभी का एक मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय झंडे का, तिरंगे झंडे का सम्मान करना, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और सभी धर्मों और सभी सभ्यताओं का जो है दोस्तों सम्मान करना, ये सभी लोगों का मौलिक कर्तव्य है। इनको सभी को जो है उसका पालन करना चाहिए। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर में एक ये फीचर भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत एक सेक्युलर स्टेट है। और भारत का जो है दोस्तों संविधान का जो है अपने जो भारत का जो है खुद का कोई धर्म नहीं है, उनका जो ऐसा कोई धर्म उन्होंने नहीं लिखा गया संविधान के अंदर में कि भारत का ये धर्म है, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, कोई ऐसा एक धर्म नहीं है। सभी लोग जो है दोस्तों स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को मानने के लिए, एक दूसरे के धर्म को अपनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन बशर्ते इसके अंदर ये है दोस्तों कि एक दूसरे के जो धर्म को जो है दोस्तों वो कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक दूसरे के धर्म के प्रति किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये इस धर्म का है इसलिए इसके अंदर भेदभाव किया जाए। इस प्रकार का जो राइट्स है दोस्तों वो किसी को नहीं दिया गया है कि भारत के अंदर, क्योंकि भारत का जो है दोस्तों एक अपना एक खुद का एक धर्म नहीं बताया गया है इसके अंदर, भारत के संविधान के अंदर, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका खुद का कोई धर्म नहीं है। हालांकि ये सभी धर्मों का सम्मान करता है। दूसरा, भारत के संविधान के अंदर क्या एक दोस्तों अगला फीचर क्या है कि वयस्क मताधिकार, यानी जो एडल्ट फ्रेंचाइजी दोस्तों जो है वो है कि भारत के हर नागरिक को जो 18 साल या उससे ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है। उसको दोस्तों गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है भारत की स्तर पे, जो पंचायती स्तर पे लगा लो, चाहे हमारे जो राज्य स्तर पे या हमारे केंद्र स्तर पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है दोस्तों हमारी, तो उन सब के अंदर जो वोटिंग होती है उसका जो वोट डालने का अधिकार है, गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार है दोस्तों, वो हर एक आदमी को जो 18 साल से या उससे ऊपर है। और शुरुआत में अगर हम बात करें दोस्तों ये आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 1988 में दोस्तों जो संविधान संशोधन किया गया था उसके बाद में 1989 से दोस्तों 1989 से ये जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है कि भारत की जो अंदर जो दो लोग हैं दोस्तों उनको एकल नागरिकता है। जिस प्रकार से दोस्तों जो अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर दोस्तों दो प्रकार की नागरिकता है। एक तो दोस्तों जो अमेरिका का जो नागरिक है वो अमेरिका का नागरिक है ही, उसके अलावा जो अमेरिका के जो राज्य हैं उनका नागरिक भी है। जिस प्रकार से पहले अभी तो जो हमारी बाद में जो धारा 370 हटाई गई है उसके बाद में काफ़ी चेंजेस आए हैं। नहीं तो उससे पहले जैसे क्या था कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो थे उनकी जो नागरिकता थी उनको जो है डबल नागरिकता थी कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता है और उसके अलावा दोस्तों जो है उनको भारत की नागरिकता भी थी। बाकी लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मुश्किल था मिलना। इससे अगले फीचर की बात करें दोस्तों कि भारत के संविधान के अंदर में क्या है, काफ़ी इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं जो सरकार से जो है दोस्तों अलग रह करके काम करती है, सरकार के अंडर में काम नहीं करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों जिस प्रकार से हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की हमारी जो बॉडी है दोस्तों जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, जो हमारे राज्य स्तर पे जो इलेक्शन होते हैं, जो हमारी जो विधानसभा विधान परिषद के इलेक्शन होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे केंद्रीय स्तर पर जो हमारे MP की जो इलेक्शन होते हैं, जो हमारे
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के या प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की, ये सब इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इनको फेयरली कंडक्ट करवाना, किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव न होना, इसलिए इनको दोस्तों ये इन बॉडीज को जो है दोस्तों इंडिपेंडेंट रखा हुआ है ताकि किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव ना कर सके, सरकार जो है इसके अंदर इनके अधिकारों का हनन ना कर सके और सरकार इनके ऊपर अपना प्रभुत्व ना जमा सके, और ये जो है दोस्तों फेयरली इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, इसलिए इनको जो है इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, कैग जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर दोस्तों, ये कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर, कंट्रोलर है ये, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारा जो हमारा ऑडिट करता है, जितने भी हमारे फंड्स होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जो फंड है, जो हमारी समितियां हैं, उनको जो फंड अलॉट होते हैं, तो इस प्रकार के जो फंड है हमारे, उनको जो ऑडिट करता है उनका कि उनका जो है रख रखाव ठीक ठाक हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है, उसके अंदर कोई घपला तो नहीं हो रहा। इस प्रकार की जो हमारे ऑडिट करते हैं, कैग जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको भी इंडिपेंडेंट रखा गया है। दूसरा यूपीएससी जो है दोस्तों, हमारी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो हमारी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले भारत की, उसको भी जो दोस्तों इंडिपेंडेंट रखा गया है। इस प्रकार दोस्तों अगर हम देखें तो इसके अलावा एक आधा फीचर और भी बचता है, जिस प्रकार से भारत के अंदर में जो है 3 टायर गवर्नमेंट है। 3 टायर गवर्नमेंट मतलब एक जैसे पंचायती स्तर पर एक गवर्नमेंट है, और राज्य स्तर पर एक गवर्नमेंट है, और केंद्रीय स्तर के ऊपर एक गवर्नमेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें, बात करें कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या राइट्स हैं, जो राष्ट्रपति जो है दोस्तों, किसी राज्य के अंदर में अगर शासन अच्छे से नहीं चल रहा तो उसके अंदर जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के रिकमेंडेशन पे नेशनल इमरजेंसी भी जो है लगा सकते हैं। इस प्रकार के जो हमारे काफ़ी फीचर हैं जो भारत के संविधान के अंदर जोड़े गए हैं।